इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज को इस लेक्चर में हम लोग अच्छे से देखेंगे और सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इस लेक्चर में जो है हम लोग सिर्फ सारी प्रॉपर्टीज को ही कवर करेंगे और न्यूमेरिकल जो हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो चले चलते हैं हम लोग का जो पहला प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारा इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। प्रॉपर्टी नंबर 1 में बस ये कहना चाह रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी का हर एक टर्म को अगर हम किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आता है तो वो सीक्वेंस भी हमारा जीपी ही होता है। जीपी के हर एक टर्म को चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें किसी नॉन जीरो नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर से, यानी कि 2 से कर रहे हैं तो 2 से हर एक नंबर को करेंगे, 3 से कर रहे हैं तो हर एक टर्म को 3 से करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से करें तो हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इफ ईच टर्म, हर एक टर्म of a GP geometric progression is multiplied or divided by the same non-zero number then the resulting sequence is also GP। तो मैं एक जनरल जो ये हमारा जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये जीपी है, जो जीपी है जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। तो इसको बस यह कहना चाह रहा है कि अगर आप इसको सपोज अगर मैं 20 से अगर हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करूं 20 से, तो जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो सीक्वेंस आएगा ना, तो वो भी हमारा क्या होगा, जीपी ही होगा। तो यानी कि ये भी जीपी होगा। मैं लिख देता हूँ आपको इधर ए बी आर स्क्वायर ए बी आर क्यूब, है ना। तो ये जो पहले हमारा था जीपी था, लेकिन मैंने उस सारे टर्म को जो है 20 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर भी ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये हमारा, इसको हम रिजल्टिंग सीक्वेंस कहते हैं। एक्चुअली सीक्वेंस है, जीपी की एक सीक्वेंस है, तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस हुआ, जो रिजल्ट आया तो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी ही है। बस यही कहना चाह रहा है। इसी तरह से सेम अगर यहाँ पे मैं डिवाइड करता सारे नंबर को 20 से, तो भी जो है वही रहता, तो भी डिवीजन के बाद जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आता हमारा, तो वो भी हमारा क्या रहता, जीपी ही रहता, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहता। प्रॉपर्टीज नंबर 1 में ये कहना चाह रहा था। प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखते हैं हम। इफ देयर आर 3 consecutive terms of a geometric progression यानी कि जीपी of a GP then the terms are written as। मान लेते हैं कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 3 लगातार टर्म, 3 consecutive मतलब लगातार होता है, तो 3 लगातार टर्म आ रहा है ना, तो वो टर्म को इस तरीके से लिखा जाता है। ये एक्चुअली जो है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, ये बहुत जगह आ जाता है यार। अगर 3 टर्म होता है ना, तो हम अगर कहीं पर किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 3 टर्म को अगर हमें लेट करना होता है ना, तो हम यहाँ से इजीली उसको लेट कर सकते हैं। उसी तरह से इफ 4 consecutive numbers या terms are in GP are in numbers, numbers are in GP then the terms are। तो टर्म्स को नंबर को की बात है कि इफ 4 consecutive numbers are in GP, अगर 4 नंबर रहेगा ना तो इस तरीके से लिखेंगे इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 नंबर, जैसे कि एपी में भी कुछ था इस तरह से कि 3 नंबर आएगा तो कैसे लिखेंगे, 4 नंबर आएगा तो कैसे लिखेंगे, 5 नंबर आएगा तो कैसे लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ इसमें भी है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि अगर आपका जीपी में 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो आपको ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। कई आगे तरफ जो है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कई न्यूमेरिकल में हमें आएगा कि हमें 4 लगातार कंसेक्यूटिव जीपी को लेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से ये अगर हमें ये वाला याद रहेगा, ये सारी चीज़ें तो हम कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। देखो इसको याद रखने का एक और ये आसान सा ये है कि जैसे कि ये टर्म है ना, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। उसी तरह से इधर देखते हैं, देखो यहाँ ए अपॉन आर क्यूब है ना, इसको अगर हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आएगा। फिर अगर इस पर अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दिखा देता हूँ मैं करके थोड़ा सा ऐसे, आर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो हमारा ये मिल जाएगा मुझे। इस पर फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो मतलब आपको ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस ये ध्यान में रखना है फर्स्ट टर्म को, उसके बाद आपको
या फिर पूरा ही ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आता है ये, तो एक्चुअली जो है 3 टर्म आएगा तो यहाँ पे 3 टर्म में जो है बस r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। यहाँ पे 4 टर्म आए तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक टर्म को, तो अलग सक्सेसिव टर्म्स में मिलता जा रहा है। तो एक्चुअली जो है 3 टर्म को इस तरह लिखा जाएगा, 4 टर्म को इस तरह लिखा जाएगा। अब इसको समझिए, याद रखिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय अगर आपको पूछा जाए कि 4 कंसेक्यूटिव जीपी मुझे लेट करना है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ मुझे नंबर याद है, मैंने लेट कर दिया, तो वो बहुत इजी हो जाता है, याद करना पड़ेगा आपको इस चीज़ से। आगे देखते हैं कि इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, अगर ए बी सी जीपी में, तो ये फॉर्मूला एक तरह से, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, और जो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट जो होता है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बराबर होता है। तो जीपी में अगर 3 ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बस ऐसा होता है। अब करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि ए आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे है कि ए बी सी, तो मान लो कि इसको ए बी सी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर करेंगे हम, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ए होगा ए, यहाँ पे एक है तो स्क्वायर आर स्क्वायर है, माना सेम हुआ ना एग्जाम्पल। तो बस ऐसे ही काम करते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं कि इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन the product of two terms which are equidistant from the first and the last term is constant and is equal to the product of the first and the last terms। कह रहा है कि जीपी में the product of two terms which are equidistant from the first and the last terms, जो जीपी में प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, जो कि क्या होगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म्स के इक्वी डिस्टेंस में होगा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट रहेगा ना वो कांस्टेंट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, पहला टर्म और लास्ट टर्म्स के इक्वी डिस्टेंस में होगा तो वो प्रोडक्ट इक्वल होगा, और वही जो होगा वही प्रोडक्ट जो कांस्टेंट आ रहा है हमारा, वही प्रोडक्ट जो कांस्टेंट आ रहा है वही किसके बराबर होगा, एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट और लास्ट टर्म, जो पहला और लास्ट टर्म है दोनों का प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इसी जो ये हमारा प्रॉपर्टीज, इसको मैं आगे एग्जांपल लेके समझाता हूँ, यहाँ पे शायद आपको नहीं समझ में आया, एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, मान लो कि ये जो है हमारा एक जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये है, तो जो पिछला 5th हमारा प्रॉपर्टीज था वहाँ पे कह रहा था कि टी के टर्म लिए और यहाँ से लिए हम आखिरी की साइड से लिए के टर्म, तो n माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो, इसमें बस ये कहना चाह रहा था कि मान लेते हैं कि ये 3 टर्म है ना, ये क्या है, थर्ड टर्म है हमारा, थर्ड टर्म है, तो ये फर्स्ट से थर्ड है, और ये इस साइड से भी थर्ड लेंगे हम, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे ये मिलेगा ए स्क्वायर आर पे पावर 6। तो ये जो होगा ना ये कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अब थर्ड टर्म लिए ना, अब सेकंड टर्म को भी लेके देखिए, इधर से सेकंड लेंगे हम, इधर से भी सेकंड लेंगे हम, तो ये जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो मेरा ये आएगा ए स्क्वायर आर पे पावर 6, तो दोनों सेम आया ना, तो यानी कि दोनों कांस्टेंट आया, ये भी और ये दोनों बराबर आया, यानी कि कांस्टेंट आया। तो कह रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये कांस्टेंट जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर भी होगा, तो वो भी करके देख लेते हैं। ए और यहाँ पे लास्ट टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ भी 1 इक्वल, तो ये भी कांस्टेंट आया और इक्वल भी आया। तो यही कहना चाह रहा था प्रॉपर्टी नंबर 5 में। 6th प्रॉपर्टी हमारा कि इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेज्ड टू द सेम पावर देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये कहना चाह रहा है कि एक ये जनरल जीपी हमारा जीपी जनरल जीपी है, कहना चाह रहा है कि जीपी के हर एक टर्म को अगर उसके पावर, हर एक टर्म में अगर कुछ पावर रेज किया जाए, पावर रेज करने का मतलब होता है कि उस पर पावर लगाना। If each term of a GP be raised to the same power then the resulting sequence is also a GP। जो हमारा resulting sequence आएगा वो भी GP होगा। तो जो हमारा ये A था, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR पावर 4, AR पे पावर 5 जो है, उसके बाद जो है मैंने हर एक टर्म पे 2 का पावर लगाया है,
हर एक टर्म पे 2 का पावर लगाया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पावर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, तो मेरा जो ये जी पी आएगा ना ए स्क्वायर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर आर पे पावर 4, ए स्क्वायर आर पे पावर 6, ए स्क्वायर आर पे पावर 8, ए स्क्वायर आर पे पावर 10। तो ये जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस है ना, ये भी जीपी है। बस यही कहना चाह रहा है कि जीपी के हर एक टर्म को अगर किसी नंबर से अगर उस पर अगर हम पावर रेस्ट करते हैं, हर एक टर्म का अगर पावर रेस्ट करते हैं, चाहे 2 हो 3 हो, किसी से भी हम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 से किया है, अगर उस पर पावर रेस्ट करते हैं हर एक टर्म को, तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा, यानी कि ये यहाँ पे ये है, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो भी आएगा वो भी क्या होगा, जीपी कहलाएगा, वो भी जीपी होगा। यही कहना चाह रहा है इस पॉइंट से। इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेस्ट टू द सेम पावर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो अ जीपी। इन जीपी में ये देखो कि जीपी में आठ टर्म लेते हैं और आर उसके पहले वाला टर्म उसके बाद वाला टर्म। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है ये कि ये आर स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ये आर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है, ये कुछ भी नहीं है, ए आर क्यूब ए आर पावर 5, यानी कि ये भी मान लो कि ये वाला टर्म मैं बीच वाले दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि ये मेरा थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे ए आर लिखा है ना, तो मान लेते हैं कि ये थर्ड टर्म है, तो वहाँ पे मैं कर लेता हूँ टी थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू, और उससे एक पहले वाला लेंगे, यानी कि ये आर जो है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि आर की यहाँ जो है ना के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू जो है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मैं दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मैं ये पे ले रहा हूँ कि ये हो गया, आर की जगह में 3 लिख लिया मैंने आर की वैल्यू, और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू जो है ना कुछ भी हो सकती है। आर की वैल्यू मैंने 3 लिखा, तो ये हो गया 3। यहाँ पे आर की वैल्यू मान लेते हैं, एक बार मैं आर की वैल्यू 1 लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 1 लूँगा, तो के की वैल्यू 1 लूँगा, आर 3 है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगा, तो वो ले लूँगा मैं, सेकेंड टर्म हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। ये R3 है, आर की वैल्यू 3 लिया है मैंने, और के की वैल्यू फिलहाल अभी 1 ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस किया, तो यहाँ पे 1 प्लस करूँगा, तो फोर्थ टर्म, यानी कि ये टर्म और ये टर्म। तो इसका स्क्वायर करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस का मैं इसलिए यहाँ पे रेस कर देता हूँ ये। उसके बाद जो है ये इसको मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर आर पे पावर 4, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दो एन, एक यहाँ पर, एक यहाँ, ए स्क्वायर आर है, आर पे पावर क्यूब, यानी कि आर पे पावर 4 इक्वल है कि नहीं, ए स्क्वायर पे पावर 4, ए स्क्वायर पे पावर 4 सेम आया ना। इसी तरह से अगर आर की वैल्यू अगर फिर अभी भी मैं 3 ही रखता हूँ, और के की वैल्यू मान लेता 2 लेता हूँ, तो के की वैल्यू 2 लूँगा, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस के, यानी कि 3 - 2 1 आएगा, तो फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2 फिफ्थ टर्म, तो ये और ये। तो अभी भी अगर इसकी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यही आएगा, और ये जो ये नंबर है और ये लास्ट टर्म जो अभी आ रहा है मेरा कैलकुलेशन से, यहाँ पे फर्स्ट ये 5 है ना, तो उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा। तो इस पॉइंट से बस यही कहना चाह रहा था। If we choose the terms at regular intervals in GP, then the new sequence is also a GP. कह रहा है कि इस पॉइंट नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 8 में क्या चाह रहा है कि मान लो ये GP है, ये GP है। कह रहा है कि अगर हम एक रेगुलर इंटरवल में अगर मैं एक GP से टर्म को चूज़ कर लूँ, जैसे कि ये ले रहा हूँ, एक को छोड़ के फिर दूसरा ले रहा हूँ, फिर एक को छोड़ के फिर ये ले रहा हूँ, एक को छोड़ के फिर ये ले रहा हूँ, तो जो जिसको मैंने टिक किया नहीं था उसको मैं यहाँ फिर से लिख दिया, ये हो गया। तो जो मैंने चूज़ किया ना रेगुलर इंटरवल में चूज़ किया हूँ, एक एक छोड़ के किया हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं पे 2 पे छोड़ा हूँ, कहीं पे 3 पे छोड़ा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। हर एक के बीच में एक के बाद एक छोड़ा हूँ, तो वो रेगुलर इंटरवल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ रेगुलर इंटरवल हो गया। तो फिर ये जो सेक्वेंस आएगा ना हमारा रेलिंग सेक्वेंस है, तो ये भी जीपी ही होगा। और यहाँ पे जो होगा ये वाला, यहाँ पे जो था हमारा कॉमन रेशियो आर था, यहाँ पे हो जाए कॉमन रेशियो आर का स्क्वायर हो जाएगा, बस ये फर्क हो जाएगा। यहाँ पे आर है कॉमन रेशियो, और ये वाला भी जीपी है, ये भी जीपी है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन रेशियो आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ आर कॉमन रेशियो आ रहा है।
और पॉइंट नंबर यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 9 में हम देख रहे हैं कि इफ़ A1, A2, A3 इस तरह से AN की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, is a GP of positive terms, then मान लो कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट AN तक है, मान लो कि AN तक GP है, ये सारे GP है, पॉजिटिव टर्म का GP है, तो वो सारे पॉजिटिव टर्म का GP है, उसके आगे मैं लोग लगा देता हूँ, log 1, log A1, log A2, log A3 डॉट log AN तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log लगाने के बाद जो पहले वो GP में था, लेकिन अब क्या होगा, ये AP बन गया है। और इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर मुझे वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर मुझे ये दिया हुआ रहेगा log A1, log A2, log A1, log A2, log A3, log AN तक, तो इसका अगर मुझे ये भी तो AP में है, अगर इसका अगर सिर्फ log हटा के सिर्फ A1, A2, A3 लिख देंगे AN तक, तो वो हमारा GP बन जाएगा, वाइस वर्सा का ये मतलब होता है। एक आखिरी पॉइंट हमारा आ रहा है, ये आखिरी प्रॉपर्टीज़ है। फिलहाल तो मैं अभी 10 प्रॉपर्टीज़ इसमें इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, और अगर आगे तरफ मुझे अगर कोई प्रॉपर्टीज़ मेरी नज़र के सामने आता है तो मैं बताऊँगा कि ये भी प्रॉपर्टीज़ है, उस वक्त आप इमीडिएटली आप नोट कर लेना। तो इफ़ A1, A2, A3, A4 क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। उसी तरह से B1, B2, B3, B4 डॉट 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 कहीं जहाँ तक भी चला जाए वो, तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब दोनों ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूँ मल्टीप्लिकेशन में, A1, B1, A2, B2, A3, B3, तो जो हमारा ये रिलेटिव सीक्वेंस है ना, ये भी GP हो जाएगा। और उसको मैं डिवीजन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक GP होगा। तो बस यही है कि अगर ये GP है, ये भी GP है, तो इसको मैं दोनों को मिला करके लिखूँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, या फिर इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखूँ, ये भी GP होगा, ये भी GP होगा, ये ऐसा होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, याद करने की चीज़ें होती है ना, तो फिर याद कीजिए आप अच्छे से, तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।